कर दीजिए स्टार्ट। हाँ ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको जो है भारत के बारे में बेसिक केमिकल प्रोफाइल, इसका आयुर्वेदिक क्या क्या नाम है, क्या क्या इसके पर्याय दिए गए हैं और किस कारण से दिए गए, इस बारे में आपको मैंने बताया था। इसके बाद फिर मैंने आपको भारत के कौन सी 5 गतियाँ होती हैं, ठीक है, भारत के जो है 5 भेद, भारत के कौन कौन से खनिज होते हैं और होते हैं जिनके द्वारा निष्कर्षण किया जाता है, और कौन कौन से प्राप्ति स्थान है। फिर इसके बाद मैंने बताया कि इनके दोष कौन कौन से होते हैं, नैसर्गिक दोष जिनको स्वाभाविक दोष कहते हैं, यौगिक दोष जिनको व्यापार के लिए मिलाया जाता है, और औपाधिक दोष, संचित दोष, जो ऑक्सीडाइज होने के कारण, आवरण के कारण ये दोष होते हैं। तो इन दोषों के निवारण के लिए शोधन की प्रक्रिया है। कल मैंने शोधन को आपको लाभ भी बताए, शोधन से क्या क्या लाभ होते हैं, ठीक है, सामान्य शोधन कैसे करते हैं, विशेष शोधन कैसे करते हैं, और इन शोधन के द्वारा कैसे कैसे जठराग्नि संतुलित होती है, धातुओं की जो है शुद्धि होती है, विभिन्न स्तरों के मल, अलग अलग लेयर के जो जो मल हैं उन सबकी निर्वृत्ति होती है, चाहे विषवहनी मल हो, चाहे जो है असहग्नि दोष हो, चाहे चापल्य दोष हो, ग्रीस दोष हो, जो जो इसके आवरण बताए गए उन सब के लिए स्पेसिफिक उसके लिए बताया गया। फिर आता है संस्कार। संस्कार जो है, संस्कार कहते हैं संस्कारो नाम गुणांतर दानम, जिस क्रिया के द्वारा गुणों में अंतर हो जाए वो संस्कार है। तो गुणांतर दानम का मतलब नेगेटिव प्रॉपर्टी को लाना नहीं, पॉजिटिव एस्पेक्ट को इम्प्रूव करना, किसी भी पदार्थ की गुणवत्ता को और अच्छा करना, ये गुणांतर दान है। संस्कार जैसे आप घर में करते हैं क्या, दाल बनाई, दाल में जो है फ्राई कर दिया तो दाल फ्राई हो गई, है ना, तो वो एक तरह का संस्कार है। ऐसे ही आपने बैगन बनाया, बैगन में आपने लहसुन का जो है वो लगा दिया, फ्राई कर दिया, ठीक, जीरा और लहसुन का लगा देते हैं ना तड़का, तो ये सब जो है एक तरह के संस्कार ही है। इससे हम गुणों में परिवर्तन कर लेते हैं, इनकी नेगेटिव प्रॉपर्टी को खत्म कर देते हैं, पॉजिटिव प्रॉपर्टी को बढ़ा देते हैं। तो संस्कार किया जाता है गुणांतर धान के लिए। और पारद को शुद्ध करने के लिए 18 प्रकार के संस्कारों का वर्णन किया गया। कितने प्रकार के कराए गए, 18 प्रकार के। पहले जो है 8 प्रकार के संस्कार देहवाद के लिए, बॉडी के लिए, चिकित्सा के लिए, और 18 प्रकार के सारे संस्कार धातुवाद के लिए, मतलब मेटलर्जिकल पर्पज से इनको प्रयोग करते थे। इसमें भी जो शुरू के जो 1 से 5 नंबर के संस्कार हैं वो होते हैं दोषों की मुक्ति के लिए, शुद्धि के लिए, और 6 नंबर से 8 नंबर के संस्कार होते हैं वो पारद में बल और तेज की वृद्धि के लिए होते हैं। अर्थात 1 से 5 नंबर तक के संस्कारों से दोषों की मुक्ति होती है, शुद्धता आती है, और 6 से 8 तक के संस्कार के द्वारा गुणांतर दान अर्थात गुणों की वृद्धि होती है। तो ये जो है 18 प्रकार के बताए गए। और संस्कार के लिए कितना मान लेना चाहिए, ये हेडिंग में लिखते हैं तो अच्छे नंबर मिलते हैं। तो संस्कार के लिए बताया गया कि राउंड ऑफ में लेना चाहिए, या तो 1 पल लें, या 5 पल लें, या 10 पल लें, या 28 पल लें, या 100 पल लें, या 1000 पल लें, या 2000 पल लें। 1 पल में कितना होता है पता है किसी को? एक पल में बेटा पता है किसी 48 को कितना ग्राम्स। होता है? 48 ग्राम्स। हाँ हाँ, सही बताया, लगभग 50 ग्राम के लगभग, ठीक है, राउंड ऑफ में याद रखिए, लगभग 50 ग्राम जो है वो 1 पल के लिए होता है। 48 ग्राम होता है तो 1 पल के लिए 50 ग्राम, मोटा मोटा, जिससे आपको दिमाग में फीड रहे। तो इसी तरह इन्होंने बताया कितना लेना चाहिए, 1 पल अर्थात कम से कम 50 ग्राम, या 2 पल अर्थात 250 ग्राम, आजकल के मैट्रिक से, या 10 पल अर्थात 2.5 किलो, ठीक है, या 100 पल। तो इसी राउंड ऑफ में बताया, इसी को आप मल्टीपल करते जाएं तो ये लेने का विधान बताया। और ये विधान आपका बताया है किसने, रस रत्न समुच्चय। जब भी रस शास्त्र की बात आती है तो रस रत्न समुच्चय एक राइट ग्रंथ है, एक ऑथेंटिक ग्रंथ है, एक प्रमाणिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ के द्वारा जो भी लिखा गया है उसको बताने पे वो कहते हैं कि हाँ परफेक्ट है, सही है।
ठीक है, तो 18 प्रकार के जो संस्कार हैं, सबसे पहले इनको लिख लीजिए और इसमें एक वो जरूर लिखिएगा, संस्कारो नाम गुणांतर दानम। फिर लिखिए, संस्कार गुणांतर दान के लिए करा जाता है और इससे जो है पारद को शुद्धि की जाती है, पारद के गुणों में वृद्धि की जाती है। ठीक है, संस्कार क्रिया के द्वारा शोधन क्रिया होती है, इससे द्रव्य शुद्ध होता है और संस्कार के द्वारा द्रव्य में स्थित दोषों की निवृत्ति होती है और वृद्धि, दोनों चीजें होती हैं। शोधन में जो है विशेष करके दोषों की निवृत्ति होती है, कई बार पूछा जाता है ना इसमें अंतर क्या है, और संस्कार में दोषों की निवृत्ति भी होती है और दोषों की अच्छे गुणों की उत्पत्ति भी होती है, दोनों चीजें एक साथ होती है। तो इसीलिए संस्कार और इसमें माइनर ये अंतर है। ये जो है 18 प्रकार के संस्कार बताए हैं, उनको नोट कर लीजिए आप लोग। पहला होता है स्वेदन संस्कार। कौन सा होता है? स्वेदन संस्कार। दूसरा होता है मर्दन संस्कार। तीसरा होता है मूर्छन संस्कार। एक क्वेश्चन आ जाता है, मूर्छन और मूर्छना में क्या अंतर है, वो आप बाद में जब पढ़ लेंगे तो ये बता देंगे आपको। उत्तापन संस्कार, ऐसे त्रिवृत पातन संस्कार, और छठवां है बोधन संस्कार। जब ये पांचों संस्कार के बाद जो है पारद थोड़ा ज्यादा शोधन होने के बाद निढाल हो जाता है, तो उसको चंचल बनाने के लिए उसको फिर बोधन जगाते हैं, तो बोधन संस्कार। तो ज्यादा जाग जाता है तो उसको नियमित कराते हैं, रेगुलेट कराते हैं, नियमन संस्कार। और उसकी तीव्रता को, उसकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए दीपन संस्कार। तो ये जो है संस्कार, 8 संस्कार बताए हैं शुरू के, ये धातुवाद के काम में नहीं आते हैं। किसके काम में आते हैं? देहवाद के काम में। ये यद्यपि धातुवाद में 18 संस्कार लगते हैं, लेकिन धातुवाद में, देहवाद में 8 ही संस्कार लगते हैं, तो ये 8 संस्कार का प्रयोग होता है। फिर 9वां संस्कार आता है गगन भक्षण। 10वां संस्कार आता है संचारण। 11वां संस्कार आता है गर्भदुर्ति। 12वां संस्कार आता है बाह्य दुर्ति। 13वां संस्कार आता है जारण। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में, जारण और जारणा में क्या अंतर है, तो आप नोट कर लीजिएगा। 14वां है ग्रास संस्कार है। 15वां सारण संस्कार है और 16वां संक्रमण संस्कार है। 17वां वेदन संस्कार है और जो है 18वां शरीर योग संस्कार है। तो अभी संस्कारों में जो आपको मुख्य रूप से पूछे जाते हैं वो देहवाद के लिए पूछे जाते हैं। हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग कोई मतलब रत्न बनाने वाले और मेटल पे काम करने वाले नहीं है, कीमियागिरी। तो हमारे लिए जो है धातुवाद से ज्यादा देहवाद इम्पोर्टेंट है। तो इस पर्पज से 8 संस्कार विशेष महत्व के हैं, तो 8 को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा और 18 के नाम याद कर लीजिएगा। अक्सर पूछे जाते हैं भारत के 18 संस्कारों के नाम बताएं, तो नाम बता दीजिए। और अगर संस्कारों के बारे में पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन आए तो इसके बारे में, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दीजिए। ठीक है, संस्कार के लिए क्या सामग्री की आवश्यकता होती है? संस्कार के लिए ऑब्वियसली पहले स्वेदन करेंगे, दोला यंत्र चाहिए, पातन यंत्र चाहिए, क्रियक पातन, ऊर्ध पातन, आधा पातन यंत्र, जो पातन यंत्र होते हैं। एक मर्दन के लिए तब खल्व चाहिए। शोधन के लिए कुछ सामग्री चाहिए। प्रक्षालन के लिए कोई ट्रे आदि चाहिए, वस्त्र चाहिए, कांजी चाहिए, गर्म पानी चाहिए, पारद चाहिए। संस्कार के लिए जो सामान बताए गए हैं निर्दिष्ट, वो रॉ मटेरियल चाहिए। तो ये बेसिक चीजें होती हैं। इनके लिए कांजी का निर्माण भी किया जाता है। तो कांजी के निर्माण के लिए भी विधि अभी आपको जब वैसे पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगी, बाकी किताब में आप देख सकते हैं। कांजी में चावल आदि, राई और नमक आदि डाल के कुछ दिन बाहर रख देते हैं, तो खट्टी होके उसमें अल्कोहल थोड़ा जनरेट होता है और एक कांजी बन जाती है, अम्लता आ जाती है उसमें। तो उसको हम पारद के प्रक्षालन में, सोने धोने में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पहला संस्कार जो आता है इसका, वो आता है स्वेदन संस्कार। पहला संस्कार कौन सा आता है? स्वेदन संस्कार। तो स्वेदन संस्कार में क्या करते हैं? अम्ल द्रव या क्षार द्रव औषधियों के साथ पारद को दोला यंत्र में स्वेदित कराते हैं, पकाते हैं, और इस क्रिया को स्वेदन संस्कार कहते हैं। स्वेदन संस्कार के द्वारा मल का शीतलीकरण होता है, मल जो है ढीले पड़ जाते हैं। आपका स्वेदन करा दिया जाए तो क्या हो जाता है?
मल शिथिल होके पसीना स्वेटिंग होती नहीं होती, तो इसी प्रकार जो है स्वेदन के द्वारा स्विन्नता आती है और मल शिथिल हो जाते हैं। शोधन के लिए क्या करते हैं, स्वेदन द्रव में त्रिकटु लेते हैं, सौंठ मरीच पिपली, चित्रक मूल लेते हैं, राई लेते हैं, मूली लेते हैं, अदरक लेते हैं, और इनको जो है 1/16 भाग पारद, और इसको कांजी में पहले हमने डाल दिया और कल्क बना लिया, और इसको जो है भोजपत्र होता है उस पर लपेट दिया। भोजपत्र जानते हो क्या होता है? बैटुला, बैटुला ओला हुआ आटा भोजपत्र कहते हैं, उस पर हमने इसको लेप कर देते हैं, और लेप करके फिर इसको पारद के साथ मर्दन करते हैं। पारद के साथ मर्दन करके एक 4 तह वाले कपड़े की पोटली में पैक कर देते हैं, और पैक करके डोला यंत्र में इसको आधा आधा तक भरी कढ़ाई में, वो हांडी में इसको डाल देते हैं, और फिर इसको मंद अग्नि में 3 दिन तक पकाते हैं। 3 दिन तक स्वेदन करते हैं इसका, और पारद को फिर निकालकर कांजी से धो देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्या हुआ? पारद और कांजी को लिया, उसके कल्क बनाया, कल्क बना के उसको एक बोझ पत्र पर लपेट दिया, और उसको फिर जो है 4 तह वाले पोटली में रख दिया। पोटली में रख के उसको पकाने के लिए डाल दिया हांडी में। हांडी में जो है अपने कांजी में, भरी हुई कांजी में लटका दिया, आधे तक उसको भर दिया और कांजी में लटका दिया इसको, और बाद में 3 दिन तक पाक करने के बाद इसको कांजी से धो लेते हैं। तो इससे आउटकम क्या आता है? इससे मलों का शिथिलीकरण होता है। दूसरा संस्कार आता है मर्दन संस्कार। मर्दन संस्कार, मर्दन संस्कार में क्या कहते हैं? मर्दनम गुणवर्धनम, पेशलम मर्दाक के साथ बाहर मल विनाशनम, बाहर के मल के विनाश करने के लिए मर्दन का प्रयोग किया जाता है। ये लिखा है इन्होंने रसेन चूड़ामणि में। ठीक है, तो मर्दन से जो है मलों का नाश होता है। मलों से, मर्दन से मलों का नाश होता है। मर्दन कहते हैं टाइचुरेशन को। मर्दन में ले लिया, कोई चीज हम घोंट रहे, तो ये हाथ से घोंटने को क्या कहते हैं? मर्दन, टाइचुरेट करना। तो इसमें क्या प्रक्रिया है? इसमें मर्दन के लिए द्रव्य कौन से होते हैं? गुड़ होता है, दही होता है, राई होता है, सेंधा लवण होता है, इस्तिका चूर्ण, ब्रिक पाउडर, ग्रह धूम। ठीक है, और ये जो है पारद के बाह्य दोषों को, मल को नष्ट करती है। इसमें हम जो है औषधि द्रव्य को अम्ल द्रव्य के साथ या कांजी के साथ घोंटते हैं, और इससे जो है बाहर मलों का विनाश होता है। तो मर्दन के लिए क्या होना चाहिए? खरल होनी चाहिए पत्थर की, जला हुआ ऊन होना चाहिए, सेंधा लवण होना चाहिए, है पुरानी ईंट की मिट्टी, ईंट का चूर्ण है, राई है, इनको प्रत्येक को पारस से 1/16, पारस से कितना लेते हैं? प्रत्येक द्रव्य पारस से 1/16 भाग लेते हैं, और इनको चूर्ण करके कांजी में पीस लेते हैं, और पारद को फिर डाल के 3 दिन तक मर्दन करते हैं, और 3 दिन बाद फिर इसको कांजी इत्यादि से साफ कर लेते हैं। तो ये जो है मेथड कहलाता है मर्दन संस्कार। प्रत्येक द्रव को 16 भाग लिया, लोहे या पत्थर की खलल में इसको घोंट दिया कांजी में 3 दिन तक, और इससे बाहर मलों का नाश हो जाता है। और इसको तप्त खल में करें तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। तप्त खल में करना चाहिए, ऐसा रससार बुक में बताया गया। तो इस प्रकार करने से, आजकल तप्त खलल ना हो तो हॉट प्लेट में रख के कर सकते हैं मर्दन। ठीक है, लेकिन हॉट प्लेट मजबूत होनी चाहिए, वरना अगर खलल आपकी भारी है तो फिर वो टूट जाएगी। मर्दन संस्कार। सर, हाँ हाँ जी। सर ये जला हुआ ऊन क्या होता है इसमें? जला हुआ ऊन जानते हो? ऊन कहते हैं जिससे स्वेटर बनते थे पहले, आजकल तो सब रेडीमेड आने लगे हौजरी के। पहले जो भेड़ से निकलती थी ऊन, उसको कहते हैं वूल।
ठीक है ना। तो उसको यस। उसको जला के मतलब उसकी ऐश बना दिया, मतलब उसकी राख। जैसे कोई चीज जलाओगे तो राख ही बनेगी ना उसकी। यस सर। ठीक है। हाँ, फिर आता है आपका मूर्छन। मूर्छना में क्या होता है भैया, इंसान मूर्छित होता है क्या हो जाता है? क्या हो जाता है बेटा? आप जो है अपनी जरूरत से ज्यादा काम करो, इतना काम करो कि नष्ट पेस्ट है ना, कुछ खाना खाओगे नहीं और दिन भर काम करते रहोगे तो क्या आ जाएगी आपको? बेहोश हो जाएंगे। बेहोश हो जाएंगे, मूर्छा आ जाएगी, होता ना ऐसे ही। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, मतलब उनकी संज्ञा नाश हो गया, उनका जो है कॉन्सियसनेस खत्म हो गई। तो मूर्छन में वही होता है। मूर्छन में क्या है, इतना ज्यादा मर्दन कर दिया जाता है, इतना ज्यादा कर दिया जाता है कि इनका जो है मूर्छन संस्कार में मूर्छन संस्कार में जो निर्दिष्ट औषधियां हैं उनके साथ पारद को नष्ट पिष्ट होने तक, जब तक कि वो नष्ट पिष्ट ना हो जाए तब तक घोंटते रहते हैं, घोंटते रहते हैं, घोंटते रहते हैं। तो इससे पारद के सर्व दोषों का विनाश हो जाता है। नष्ट मूर्छन के लिए कहा गया कि इससे पारद के समस्त प्रकार के दोषों का विनाश हो जाता है। पारद में स्थित जितनी भी जो है नाग दोष है, वंग दोष है, जितनी भी कंचुक दोष है, ऐसा कोई दोष बचता नहीं जिसका विनाश ना होता है। तो मूर्छन में जो है लगभग लगभग सारे दोषों का विनाश हो जाता है। इसके बाद फिर जब नष्ट पुष्ट हो जाता है फिर इसको जगाने की क्रिया आरंभ होती है, उत्थापन संस्कार है, पातन संस्कार, बुधन संस्कार, ये बाद में आते हैं। लेकिन मूर्छन संस्कार तक पारद को बिल्कुल इतना जैसे जिम करते हैं ना, जिम में क्या है कि अपनी खूब मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत करते करते जो है अब निडाल हो जाएं, बेहोश हो जाएं, तो लगभग मूर्छन संस्कार उसी तरह का है। इसमें पारद को हम निर्दिष्ट औषधियों के साथ इतना गौंटते हैं कि नष्ट पुष्ट होने तक गौंटते हैं। तो ये मूर्धन संस्कार कहते हैं। इससे विष बहनी आदि सभी दोषों का निर्वहन हो जाता है, खत्म हो जाते हैं, नष्ट होते हैं। इसीलिए इसको कहा गया नष्ट पुष्ट कारकम मूर्छनम। इस परिभाषा को नोट कर लीजिए, नष्ट पुष्ट कारकम मूर्छनम। अर्थात पारद को नष्ट पुष्ट करना ही मूर्छन है। मर्दन करने से पारद अपनी चपलता को नष्ट करता है, दृढ़ता को त्यागता है, और पारद जो है नागवर्ण का हो जाता है। और इसके बाद जो है मूर्छन संस्कार को करते हैं। मूर्छन में बताया गया घृत कुमारी। मूर्छन के द्रव कौन कौन से हैं? एलोवेरा। घोटने के लिए एक माध्यम चाहिए ना, कोई भी एक लिक्विड चाहिए होता है तो घृत कुमारी ही लेते हैं। और इसको ऑर्गेनिक कंटेंट देने के लिए एक कुछ चाहिए, मेटल को ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए त्रिफला इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनिक मीडियम। त्रिफला के साथ, चित्रक मूल के साथ इसकी घुटाई करते हैं। त्रिफला से क्या होता है, कौन से दोष का निर्णय होता है? विष दोष का। वाहिनी दोष का जो है किससे होता है? चित्रक मूल से। तो ये जो है सारी द्रव आपको इसीलिए दिए जाते हैं जिससे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए। और घृत कुमारी का जूस एक अच्छा सॉम होता है जिससे इसकी तीक्ष्णता और नष्ट होती है, इसमें स्नेहन प्रॉपर्टी आती है और एक लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी आती है जिससे आप कोई मैकेनिकल प्रोसेस कर रहे हैं उसके लिए एक तरह से बेस का काम करता है। तो इस संस्कार के द्वारा, मूर्छन के द्वारा हम क्या करते हैं, 1/16 भाग पारद लेते हैं और पारद को जो है लेकर उसको साधारण जल में या उष्ण जल में उसको 3 दिन तक मर्दन करते हैं। और मर्दन करके उसको नष्ट पुष्ट होने तक मर्दन किया जाता है। जो ऊपर के द्रव ले लिए और पारद ले लिया और उसको जो है मर्दन करते रहो, करते रहो। तो 3 दिन तक मर्दन करने पर पारद पूरी तरह से मूर्छित हो जाता है। ये मूर्छन संस्कार कहलाता है। अगर इसी मूर्छन को जो है धातुवाद के लिए करना हो तो
7 बार करते हैं, 7 टाइम। और इसके लिए जो है 3 दिन तक करते हैं। नोट कर लिया सभी ने? फिर आता है उत्थापन संस्कार। उत्थापन क्या कहते हैं? उत्तिष्ठ जानते हो? उत्तिष्ठ क्या होता है? हाँ बेटा बताओ, कौन बताएगा? उत्तिष्ठ सर क्या होता है? खड़ा तो रहना। उत्तिष्ठ होता है कोई बैठा है तो खड़े हो जाओ, स्टैंड अप है। उत्तिष्ठ का मतलब ये होता है। तो ये जो है लेटे को उठाना एक तरह से उत्थापन हो गया। कोई लेट गया है, अब जो मूर्छित होगा वो तो लेट ही जाएगा या खड़ा रहेगा? हाँ भाई, जो बंदा मूर्छित होगा वो खड़ा रहेगा या लेट जाएगा? वो लेट ही जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो लेटा है, जो निडाल हो गया है, जिसके सारी एनर्जी का लॉस हो गया, उसको पुनः एक्टिवेट करने के लिए उसको उत्थापन संस्कार कराते हैं। आप देखो कितना टेक्निकल है हर चीज अपने यहाँ जो है। पारद की मूर्छा को नाश करने के लिए, पारद जो मूर्छित हो गया है उसको नाश करने के लिए, पारद जो पैसिव हो गया है उसको एक्टिव करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, मूर्छन के क्रम में पारद नष्ट पृष्ठ होकर मृत हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, उसको पुनः उसी स्वरूप में लाने की क्रिया को उत्थापन कहते हैं। ये सब दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। वर्ड में भी चेंज, आप अपने दिमाग से अपनी थॉट को लिख सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट को समझिए कि जो मृत हो गया, मूर्छित हो गया पारद, उसको पुनः जागृत करने की क्रिया उत्थापन क्रिया है। इसमें मेथड क्या है? पारद युक्त कल्क ले लिया, उसमें गर्म कांजी ले ली, उससे मर्दन किया, मर्दन करके उसको कल्क को सुखाकर शेष रह जाए इतने तक मर्दन किया, जो कल्क डाला वो सब सूख जाए, और मर्दन गौंटते गौंटते, और फिर जो है पारद के सूक्ष्म कण हमें प्राप्त हो जाएं, तो उसको जो है उत्तापन क्रिया कहते हैं। और इसमें हम फिर ऊर्ध्वपादन विधि से इसको कलेक्ट करते हैं। पारद युक्त कर्ण ले लिए, कल्क ले लिया, उष्णकांजी है, उससे मर्दन किया, मर्दन के बाद पारद का ऊर्ध्वपातन किया, ऊर्ध्वपातन करके जो उड़ के जो हमें मिलता है, जो डिस्टिलेट होके ऊपर की तरफ जो कण मिलते हैं, वो उत्तापित रूप में होते हैं, इसलिए उत्तापन कर्ण कहते हैं। पारद को उड़ाकर उत्तापित करके प्राप्त करते हैं, तो ये उत्तापन कर्म कहलाता है। ऊर्ध्व स्थापनम उत्थापनम, अर्थात पारद को अपने स्वरूप में लाने की क्रिया उत्थापन कहते हैं। प्रसेन चूड़ामणि ने क्या कहा? पारद को अपने स्वरूप में लाने की क्रिया को उत्थापन कहते हैं। पारद कैसा है? चंचल था, चंचल को मूर्छा के द्वारा नष्ट हो गई उसकी चंचलता, तो उसको पुनः स्वरूप में लाने की क्रिया उत्थापन कहलाती है। इस क्रिया के द्वारा नाग भंग आदि दोषों का निर्हरण होता है, दूर हो जाते हैं। ठीक है, फिर आता है पातन संस्कार। टाइम कितना हो गया बच्चे? पांचवा संस्कार पातन संस्कार है। पातन संस्कार कहते हैं कि निर्दिष्ट औषधियों द्वारा पारद का मर्दन कर, 3 तरह से, ऊर्ध्व पातन, अधा पातन, तिर्यक पातन, ऊपर उठा के कलेक्ट करना, ऊपर से नीचे गिरा के कलेक्ट करना, और तिर्यक माध्यम से, तिर्यक नेत के द्वारा कलेक्ट करना। ये 3 यंत्रों के द्वारा अलग अलग तरीके से पातन करने को, पारद को प्राप्त करने को पातन क्रिया कहते हैं। पातन से पारद में स्थित नाग भंग के संपर्क में उत्पन्न होने वाले कंचुक आवरण का खत्म हो जाते हैं, लॉस हो जाता है, आवरण को नष्ट कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। तो इन इसमें जो है व्यापारिक दोष, विशेष करके नाग भंग को व्यापार के रीजन से, बिजनेस रीजन से, कमर्शियल रीजन से मिलाया जाता है, और इसको 3 तरह से कहा जाता है पातन को। ऊर्ध्व पातन,
इसको सब्लिमेशन कहते हैं, अधापातन इसको सब्लिमेशन कहते हैं, त्रियकपातन इसको डिस्टिलेशन बोलते हैं। तो इन 3 क्रियाओं के द्वारा पारद को हम प्रयोग करते हैं। इनके लिए आप ऊर्ध्वपातन यंत्र, अधापातन यंत्र और त्रियकपातन यंत्र को यंत्र प्रकरण में पढ़ लीजिएगा। तो ये जितने भी पातन संस्कार हैं, ठीक है, पातन संस्कार का महत्व क्यों है? क्योंकि पारद को इससे जो है पारद एक तो शुद्ध हो जाता है, पारद की जितनी भी अशुद्धियां हैं वो नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। पारद के पातन से स्पेशली बहुत ज्यादा प्योरिटी आ जाती है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। इसमें आयुर्वेद प्रकाश एक बहुत बढ़िया ग्रंथ हुआ, बहुत अच्छा श्लोक लिखा है इन्होंने। इन्होंने लिखा, यो सुसंस्कृतम सूतम पातन बादी यंत्रता यत्नता, मतलब पातन पारद को सुसंस्कृत माने संस्कारित करके पातन यंत्र विधि से उसको जो है अगर हम क्रिया करते हैं तो सर्व दोष विनिर्मुक्त हो, सभी दोषों का नाश होता है। जायते नात्रम संशया, इस सभी दोष नष्ट हो जाते हैं, इसमें कभी संशय नहीं करना चाहिए, ये करके लिखा हुआ। तो बाकी के 3 संस्कार और हैं, ये वाले जो अष्ट संस्कार में, इनके बारे में बताऊंगा। अष्ट संस्कार पे शॉर्ट नोट भी आता है, कई बार लॉन्ग टर्म का पूरा क्वेश्चन आता है, 18 संस्कार पूछते हुए 8 संस्कार का पढ़न आता है। तो इनको जो है सोमवार को आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। तो ये संस्कार को आप लोग घर पे भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और मूर्छन और मूर्छना, इनके बारे में आपको जो है, मूर्छन क्या है अलग है, मूर्छना अलग है। मूर्छन एक संस्कार है, और मूर्छना में जो है पारद को गंधक के साथ जो है व्याधि नाशक गुण उत्पन्न करने के लिए जारना करी जाती है। उसको अभी जब गंधक का प्रकरण आएगा तो इसको और आपको क्लियर भ्रमित करते हैं, गंधक के साथ हम उसको कंजुगेट करते हैं, और इसके बाद उसमें रोग नाशक क्षमता लीजिएगा। और कल फिर इसको नेक्स्ट क्लास में और हम करते हैं इसी तरह कंटिन्यू। आपके लिए जितना भी पढ़ा रहे हैं आप लोग घर पे स्वाध्याय करें, स्वाध्याय से विषय जो है आत्मसात हो जाता है, और बार बार पढ़ने से अभ्यासात ज्ञान योगात पुनः सुधात, बार बार सुनने से अभ्यास करने से हमें मेमोरी सदैव बनी रहती है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसको आप लोग नोट्स बना के रख लीजिएगा। अभी जब ऑफलाइन क्लास चालू होंगी तो आपके सारे नोट्स चेक करे जाएंगे, देखे जाएंगे, ठीक है। कोई भी समस्या हो तो आप लोग जो है मैसेज बॉक्स में आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो जब नेक्स्ट क्लास लूँगा तो उसमें वो आपको मैं डिस्कस कर लूँगा।